साइंटिफिक बेसिस थी वो कंप्लीट हुई। और हम एक बार पुनः सभी अपने अधिवक्ताओं का, सभी पार्टिसिपेंट, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आज आयुष समृद्धि की 1345वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत आभार आपके मार्गनिर्देशन के लिए, मेंटरशिप के लिए और वक्तत्व क्षमता के लिए, जिसके सामने हम नतमस्तक हैं। विषय बड़ा अनूठा है। मैं पश्चिमी सभ्यता का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो हमें कई मौके देती है, अवसर देती है अनेक दिन मनाने के। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने माइक म्यूट रखें। मैं आदरणीय प्रभु डॉक्टर एनडी शर्मा सर को नमन करता हूं, डॉक्टर शैकत कुमार बसु जी को नमन करता हूं। मैं दोनों वक्ताओं को सादर नमन करता हूं। गायकवाड़ जी भी शायद जुड़ेंगे, सुतपा जी भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे पुराने सभी जितने एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से प्रार्थना करता हूं, स्वागत एवं मंच संचालन। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। रियली टू प्रिजर्व स्पैरो, it's really a great task. It has become a great task, and those who are the avies lover, they are there to say something to manage them their life. Because पहले, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, जब आंगन में ये चिड़िया चिड़िया और चिरोटा, जिनको बोलते मेल फीमेल दोनों आते थे, और बच्चे खुश होते थे, भागते थे। युग युग के जमाने, यानी त्रेता युग के जमाने से कौआ आ जाता था, रामचंद्र जी से कूप लेके जाता था, तो वो एक युग था। और आज हमारी ये है कि नस्ल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पेड़ खत्म हो गए। जहाँ इनके नेस्ट होते थे, जहाँ इनके घोंसले होते थे, वहां ये अपना रात्रि विश्राम करती थी। और खाने की स्थिति ये थी, घर के आंगन में दाल चावल जो भी बीने जाते थे, उनके कुछ कण, कुछ कंकड़, काली वाली आ जाती थी, वो तो कंकड़ ही खाती थी खाली। और इनमें सब में इतना अच्छा लगता था, उनकी चहचहाट सुबह होते ही ये एक संदेश देती थी कि सुबह हो गई है। और केवल सूर्य की रोशनी जब तक कमरे में पहुंचे, उससे पहले ध्वनि पहुंचती है, तो जो ध्वनि से हमें पता लग जाता था कि सवेरा हो रहा है। आज वो धीरे धीरे कम हो रही है। अभी पिछले, मेरे ख्याल से पिछले 5-7 साल, लगभग 10 साल से पशु प्रेमियों ने बहुत मेहनत की। हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाम आता है गुरुकुल यूनिवर्सिटी में, दिनेश भट्ट जी का, जो पशु प्रेमी है। और जब वो साइबेरियन माइग्रेशन होते हैं, जो पक्षी आते हैं, तो अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को, एमएससी वाले बच्चों को टूर भी ले जाते हैं, करते हैं, और हमेशा रास्ता बताते हैं उनके आहार के लिए, उनके संरक्षण के लिए। बहुत ज्यादा मार्केट भी इसका हो गया है। बने बनाए घोंसले आने लगे हैं लकड़ी के। कुछ दूसरे जो हवा बनाती थी, चिड़िया बनाती थी, वो घोंसले आने लगे, नकली टाइप आर्टिफिशियल आने लगे, उनको रखना करना। लेकिन चिड़िया तो उड़ती ही अच्छी लगती हैं, आती आती रहे, गिलहरी चिड़िया दूसरे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे नरेंद्र शर्मा साहब आ चुके हैं, और उनके ज्ञान के सामने तो हम सब लोग एकदम भूखे हो जाते हैं कि वो सारी चर्चा करेंगे। बिल्ली हो, डॉग हो, हमारे गौ माता हो, गोवंश हो, और हमारे मत्स्य वर्ग क्यों, मछली हो, और फिर चाहे हमारे अपने आकाशचारी, हमारे ये पक्षी हो। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ आदरणीय शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल समय न करते हुए, ऑलरेडी हम देर लेट चल रहे हैं, तो मैं प्रोफेसर पवन शर्मा जी को निवेदन करूंगा कि आप सत्सम्मान हमारे आदरणीय शर्मा साहब को इनवाइट करिए, जिससे हम लोग उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आदरणीय एनडी शर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं उनके आशीर्वाद। आदरणीय एनडी शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट। आप म्यूट है सर। थैंक यू, जय हो, स्वागत है सर, स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ, रात बहुत हो चुकी, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, समय काफी हो गया है। सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन। और विषय भी आज बहुत अच्छा है कि हम गौरव दिवस मनाते क्यों हैं। क्योंकि प्रत्येक मार्च को, सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, प्रत्येक मार्च के वर्ष में 20 मार्च के लिए ये वर्ल्ड स्पैरो डे
या गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है कि इनके लिए किस प्रकार से इनका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि आज के समय में इनकी जो ग्लोबल स्थिति हुई है उसके अंदर इनकी संख्या जो है वो बिल्कुल विलुप्त होती चली जा रही है। और विलुप्त होने के कारण जो गौरैया हमारे लिए घर के अंदर सुबह सुबह चहचहाने की बात आपने कही थी, बिल्कुल सत्य है कि उसी से हमारे यहाँ लोग जगा करते थे, लेकिन वो अब आवाज ही सुनने को नहीं मिलती। और एक चीज और है जिसको हम कहते हैं, एक कहावत है, वंडर्स ऑफ एटीट्यूड, दैट गुड न्यूज इज दैट बैड न्यूज कैन बी टर्न्ड इनटू गुड न्यूज if our attitude is changed। और आज का समय के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई है कि हमारा एटीट्यूड और हमारे वातावरण का एटीट्यूड दोनों ही बदल गए। हमारे पेड़ पक्षी जो थे, पेड़ पौधों के लिए कंक्रीट के जंगलों ने एकदम उनके ऊपर आच्छादित कर दिया, जिसके कारण हमारे ये जो चहचहाने वाले पक्षी थे इनकी संख्या कम ही नहीं हुई बल्कि विलुप्त के कगार पर। और प्रिवेंशन क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1958 का 60 के अंदर इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया कि इन पक्षियों के लिए आप मार नहीं सकते, पालने भी नहीं सकते, और इनके लिए स्वच्छंद वातावरण दिया जाना आवश्यक है। तो इसी आधार पर 20 मार्च के लिए पूरे विश्व के अंदर स्पैरो डे या गौरैया दिवस मनाने के लिए निश्चित किया गया कि जिससे कि इनका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन निश्चित किया जा सके। और सबसे पहली दफा 21 मार्च के लिए हुआ था, लेकिन उसके पश्चात ये 20 मार्च के लिए इसके लिए स्थगित किया गया और 20 मार्च के लिए प्रत्येक वर्ष 2010 से ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की जैसे कि मैंने बताया, एक तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय कर रहा हूँ। आवाज सुनी? ये आ रही है? नहीं आवाज सुनी? नहीं सर, नहीं आ पाई और बहुत हल्की है हवा बंद हो जा। सर माइक। सर इनहेलर ले रहे हैं अभी, सर इनहेलर ले रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, उसको बोलेंगे तब आवाज आएगी ना। नहीं, वो इनहेल के द्वारा ही बता रहा है कि कैसी आवाज निकलती है, शायद वो हाँ। कुछ है। इसके बाद एक कैसी आवाज है देखिए, हाँ वही तो, कुछ डेमो दे रहे हैं। ये आवाज होती है जो कि बच्चे बोलते हैं, हाँ, गुड़गुड़ाहट जब आप बाहर बाहर तरफ एक्सपेल आउट करेंगे। और ये आवाज ऐसी है आनी बारी। जब चिड़िया इकट्ठी हो जाती हैं और सीजन के अंदर आपस में लड़ती हैं, ये वो आवाज अच्छा। है। तो ये विभिन्न आवाजों के माध्यम से ये हमारे कान जो हैं बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, और वास्तव में ये आवाज इतनी मधुर होती है कि जिसका कि कोई विकल्प नहीं। ये मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर रखा था कि आवाजें जो हैं हम लोग फिर से सुन सकें, क्योंकि अब की आवाजें सुनाई नहीं देती। दूसरी चीज ये है कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है, इनके संरक्षण के लिए हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से पेड़ पौधे जो कि इनके द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया है या जिनसे कि ये उनके सीड्स को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करते हैं अपनी विष्ठा के माध्यम से, या उनके वातावरण के अंदर जो पराग है उसके लिए इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि हमारे विभिन्न पक्षी ही नहीं
बल्कि विभिन्न पेड़ पौधे जो हैं उनका भी संरक्षण होता है या उनकी उत्पत्ति होती है, या उनके बीज गिरते हैं, पॉलन गिरते हैं, तो हमारे लिए वो उपयोगी होते हैं। लेकिन आज के बायोडायवर्सिटी के अंदर इस दिवस को मनाना इसलिए और भी आवश्यक हो गया कि चूंकि ऐसे पेड़ भी खत्म हो गए और वातावरण भी ऐसा हो गया कि इतनी स्थिति बदल गई कि गौरैया के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छा गए, और गौरैया जो थी अब नाम मात्र के लिए बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई, और कहीं कहीं तो इतनी हो गई कि अब उसकी आवाज ही नहीं सुनाई देती। तो अब ये हमारा कर्तव्य हो गया कि इसका संरक्षण और इसका पालन किस प्रकार से हम करें कि जिससे कि जो हमारी ये पुरानी पक्षी थे, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मधुर एक वातावरण देते थे तथा हमारे पेड़ पौधों के बढ़ाने में सहायता करते थे, और जिनके घोंसले जो थे पेड़ पौधों के ऊपर गुच्छों के रूप में लगे रहते थे, वो सारी प्राकृतिक चीजें जो हैं उनका दोहन इतना हो गया कि वो दिखाई ही नहीं देते। इसीलिए 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया के अंदर इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए, इनके उन्नयन की दृष्टि से पूरे विश्व के अंदर ये दिवस मनाया जाने लगा। और 2 वर्ष तक पहले कहना चाहिए, अगर हम कहा जैसे कि आप कह रहे थे कि घर आंगन के अंदर फुदकते हुए पक्षी जो थे वो हमेशा दिखाई पड़ते थे, और अब आज ढूंढने से भी वो नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो दशा ये हो गई है कि इनका मिलना ही देखना ही मुश्किल हो गया है, और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने 2012 के अंदर इनके लिए कहना चाहिए राज्य पक्षी के रूप में घोषित कर दिया कि जिससे कि इनका संरक्षण हो सके। गौरैया विलुप्त होने के कगार पर ऐसी आ गई है कि इसके संरक्षण और जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अगर हमने अभी भी हम नहीं चाहते तो ये वास्तव में जैसे कि मॉरिशस के अंदर ये बिल्कुल समाप्त हो गई है, दिखाई नहीं पड़ती, तो वो स्थिति आज हमारे यहाँ भी हो सकती है। वहां पर डोडो और गिद्ध जो हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वो स्थिति यहाँ भी आने की कगार पर है अगर हमने अभी भी इनके संरक्षण के लिए और इनके प्राकृतिक वातावरण के लिए सुरक्षित नहीं रखा। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है कि वातावरण वातावरण इनके लिए जहाँ पर के पेड़ पौधे हों, ऐसे हों कि जहाँ पर कि ये अपने घोंसले लगा सकें, या फिर हम घोंसले लगाएं। जैसे कि आपने कहा था कि अब बने बनाए नेस्ट भी आने लग गए हैं, तो वास्तव में अब ये आवश्यकता हो गई है कि इन नेस्ट के माध्यम से जो हमारा ये बसंत ऋतु है, इस ऋतु के अंदर अगर हम ऐसे घोंसलों के लिए ऐसे स्थान पर स्थापित कर दें जहां से कि कौवे हैं या दूसरे और पक्षी हैं, वो इनके अंडों के लिए या इनके बच्चों के लिए मार न सके, ऐसा वातावरण और उसके साथ समुचित पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। खाने के लिए जैसे आपने कहा कि जो कुछ चीज डालते थे वो ये सब चीज खाते थे, लेकिन अब चेंज हो गया है कि हर चीज के अंदर आर्टिफिशियल खाना, या जबकि ये खाना नहीं मिल पाता है क्योंकि वो लोग डालते ही नहीं। जो है खाने के लिए बिल्कुल एक बूंद भी छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नेचर चेंज हो गया है। ये जो हमारे कंक्रीट के मकान हैं उनके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि जितनी भी अधिक स्वच्छता रखी जाए उतना अच्छा है, पक्षियों आए तो उनको भी भगा दिया जाए। तो इस प्रकार से इनका संरक्षण जो है, गौरैया का संरक्षण जो है, शहरी जैव विविधता के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार गौरैया को फिर से बुलाने के लिए लोगों को अपने घरों के अंदर कुछ ऐसे स्थान उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है कि जहां पर ये आसानी से अपने घोंसले बना सकें, या आर्टिफिशियल घोंसले हम उनको रख दें
जिनसे कि ये आकर्षित हो सकें। आवाज आ रही है? आ रही सर, आवाज आ आ रही रही है, है? आ रही है। हाँ, जी, क्यों आ रही है, आ रही है। बीच बीच में या तो आप सो जाते हैं या मैं एक बात कहता रहता हूँ। नहीं नहीं, मैं हाँ, बिल्कुल नहीं सोता हूँ, तन्मना होकर सुन रहा हूँ आपका एक एक शब्द बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि गौरैया की आबादी का ह्रास एक बहुत बड़ा कारण है कि कई बार उनके सुरक्षित स्थान नहीं मिलते, और सुरक्षित स्थान न मिलने से जो कुछ भी बच्चे होते हैं, अंडे बनते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए कौवे हैं, ये सब उसको खा देते हैं, खा जाते हैं। एक तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब जो हमारे कहना चाहिए आवास पक्के बन रहे हैं, कंक्रीट के बन रहे हैं, उनके अंदर जो बरामदे होते हैं, उनके बरामदे के कोने अगर सुरक्षित रखे जाएं और उन पर ऐसे घोंसले बना दिए जाएं जिससे कि वो, आप थोड़ी सी घास डाल दीजिए, फिर वो स्वतः ही मौसम के अनुसार, जैसे कि आजकल का मौसम है, इस मौसम के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, वो स्वतः ही उससे आकर्षित होकर आप पहुंचेंगे और पहुंच करके उन घास के दानों के लिए चुग करके अपना घोंसला स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, और उनके खाने पीने के लिए आप अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलता है तो वो स्वतः ही अपना खाना जो है वो वहां से बाग हैं, बगीचे हैं, जो भी आसपास में हैं, उनसे एकत्रित कर सकते हैं, और हमारे लिए एक लाभकारी पक्षी जो है उसके लिए हम संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत आवश्यक बात हो गई है कि गौरैया के लिए आज के वातावरण के अंदर बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ रही, और इनके अनुकूल बनाने के लिए अब हमारे लिए सहायता करने की आवश्यकता आ गई है। अन्यथा ये भी बिल्कुल इतने विलुप्त हो जाएंगे जैसे कि गिद्ध आदि विलुप्त हो चुके हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम यदि इनकी चहचहाट सुनना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि इनके लिए फिर से हम जीवंत कर सकें, तो आवश्यक इस बात के लिए हो गया है कि गौरैया के लिए हमें पुनः बुलाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने घरों के लिए कुछ स्थान ऐसा कर दें जहां से कि वो प्रीडेटर से, यानी कौवे आदि से उनकी सुरक्षा हो सके। उनके लिए पीने के लिए पानी ऐसा रख दें कि जो ज्यादा गर्म ना होने पाए, तो उससे, और वहां पर घास है, चावल के दाने हैं, कूकन के दाने हैं, इनके लिए अगर हम डाल देते हैं, पके हुए चावल के डाल देते हैं, तो ये स्वयं आकर्षित हो जाएंगे, और एक दो दिन के बाद में हमारे लिए पुनः इनकी आवाज सुनाई पड़ने लग जाएगी, जैसे कि मैंने अभी दिखाई। और इस आवाज से सिर्फ से बोरिश शोध नहीं होते, बल्कि ये आवाज जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसकी जो स्वास्थ्य की आवाज है, इस आवाज के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि ये तीन प्रकार से जो आवाज आती है, बच्चों की आवाज है, बड़ों की आवाज है, या आपस में लड़ने की आवाज है, ये भी हमारे वातावरण के लिए एक विशेष रूप से स्वच्छता प्रदान करते हैं। और हमारे ये दूसरे पक्षियों के लिए, दूसरे दानों के, क्योंकि जब इनके लिए दाना डाला जाता है तो चूहे जो हैं, गिलहरी हैं, वो भी आते हैं, और वो गिलहरी जो हैं वो भी इसी काम के लिए होती हैं कि इधर से उधर अपना सीड का ट्रांसफॉर्मेशन भी करती हैं, और फॉरेन गेन्स के लिए भी इधर से उधर ले जाती हैं। तो यही नहीं कि ये केवल हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि हमारे वातावरण के लिए भी इनके बहुत ही उपयोगी हैं, कि जिससे कि समुचित वातावरण की रक्षा की जा सके। इनकी रक्षा से ही हमारे वातावरण की रक्षा भी संभव है। वृक्ष के संबंध में अब आजकल जो मैंने कहा कि खाने के लिए जो है कि मिक्स ऑफ मेलाटोज, डेक्सट्रोज, थाइमिन, एमिनो नाइट्रेट्स, यूरिक एसिड, ग्लिसरीन फॉस्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको मिला करके अब हम उनके लिए आर्टिफिशियल फीड भी दे सकते हैं। मार्केट के अंदर भी अब फीड आने लगा है।
तो इस फीड के लिए अगर हम रखते हैं तो वो उससे और अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनके लिए हनी है, ये बहुत ही अच्छा है। फूलों से ये अपने चूसते हैं और उसके पश्चात जो है अपने जो बीट करते हैं या अपने पार्कों के लिए होते हैं, उससे विभिन्न वातावरण भी स्वच्छ होता है और वातावरण के आधार एंटीपोजनी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से इनके खाने के लिए हम अगर स्वच्छ बर्तन रखें, उनके लिए विभिन्न, इनके लिए ज्यादा बीमारियां नहीं होती, लेकिन होती भी हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा बीमारी क्या होता है कि जैसे कि इन दिनों में पतंग उड़ती है, पतंग के अंदर कहीं लग जाती है तो उस समय इनकी मृत्यु होती है। या बिजली के खंभे हैं, वैसे उनके पास ये नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज दिखाई पड़ी और वहां ये पहुंचते हैं तो इनकी मृत्यु जो है वो निश्चित है कि खंभे से बिजली जो है उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इनके जो हाउस हैं, यानी कि जो घोंसले हैं, उनके अंदर अगर हम पर्याप्त मात्रा के अंदर फीड है, उनके स्वच्छता है और उनके स्ट्रक्चर हैं, वो इस प्रकार से हैं कि जिससे कि ये सुविधाजनक उसके अंदर घुस सकें और बाहर निकल सकें। पहले क्या होता था कि घरों के अंदर जो था छोटी छोटी मटकियां जो थी लटका दी जाती थी और उन मटकियों के अंदर एक छेद कर दिया जाता था और उसके लिए लटका देते, उसके अंदर थोड़ी सी घास डाल देते थे, दाना डाल देते थे और उसके अंदर ये स्वतः ही आ जाती थी और अपना खाना खाती थी और सुबह ही सुबह चहचहाती थी खाना मांगने के लिए। और उसके बाद एक सुंदर स्वच्छ वातावरण में हमारे बच्चे लोग जो थे इसका अनुभव करते थे। लेकिन वो पद्धति अब लगभग समाप्त हो गई। अब आवश्यकता ये हो गई है कि इनके लिए हम प्रिजर्व कैसे कर पाए, इनका संरक्षण कैसे कर पाए, इनसे कौवों से उनसे हम उनकी सुरक्षा कैसे कर पाए। जो हमारे पेड़ कटते चले जा रहे हैं उनके लिए उस प्रदूषण से इनके लिए कैसे बचाएं। तो इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि इनके लिए ऐसा सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित स्थान निश्चित किया जाए जहां से कि इन प्रीडेटर से इनकी रक्षा की जा सके। और इनके घोंसलों के लिए जैसे घर में ही बनाते हैं तो थोड़ी सी ऊंचाई पर, जिससे कि वहां पर जो है चूहे आदि न पहुंच सके, कौवे आदि अंदर न घुस सके, ऐसे कोनों के अंदर दिखाई रखा जाए कि जिससे कि वो कौवे जो है उनका आपस में देख न सकें एक दूसरे के लिए। तब इनके लिए सुरक्षित एक माहौल मिलेगा और सुरक्षित माहौल के अंदर इनकी संख्या और इनकी उत्पत्ति, यानी कि जो ब्रीडिंग है, वो फिर से संभव हो सकती है। और यदि ये ब्रीडिंग के संबंध में हमने इसकी उपेक्षा करते रहे, इनके लिए ऐसा वातावरण नहीं दिया, स्वच्छ नहीं जल दिया, तो निश्चित रूप से जो दशा गिद्धों की हो गई है, डोडोज की हो गई है, वो दशा अब में कोई देरी नहीं है। निश्चित रूप से इनका दिखाई पड़ना भी बंद हो जाएगा। लखनऊ के अंदर तो मैं समझता हूँ कि इधर पहले हमारे उस पेड़ों पे बहुत आया करती थी, लेकिन अब वो भी आना बंद हो गई हैं। तो ये सब केवल एक ग्लोबल स्थिति हो गई है कि जिसके कारण कि आज सरकार को ये आवश्यकता पड़ी कि ये दिन एक निश्चित किया जाए कि जिससे कि लोगों के अंदर इनके पालने के संबंध में, इनके संरक्षण के संबंध में और इनके लिए विभिन्न प्रकार का वातावरण देने के संबंध में जानकारी ज्यादा से ज्यादा दी जा सके। इसीलिए इस आज के दिन का मुख्य उद्देश्य। और कोई चीज? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैंने भी आपके उत्साह में वो चिड़ियों की आवाज अच्छी तरह नहीं आ पाई थी, तो मैंने भी उसको थोड़ा सा इंटरनेट से देखिए दिखाने की चेष्टा की है। अब हाँ यूट्यूब उसको हाँ काट देगा तो काट देगा। अब मैं तो एक बार देखिए आप। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। वही स्पैरो है, बहुत बढ़िया बर्तन ले आए, बिल्कुल पे गजब है। अरे अरे, ये चिड़िया है, इसके गर्दन में काला निशान होता है, उसको हम चिरोटा कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चिड़िया, बहुत सुंदर बहुत ये सुंदर। एक्चुअली इसका हाँ हाँ हाँ,
अरे आपने लूट लिया पूरा, इनका परिवार ले लिया। बस अब ऐसे ही देख पाएंगे चित्रों में ही। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग प्रयास करें, और हाँ प्रयास जी का मतलब यह है कि सम्मिलित रूप से हम लोग थोड़े से अपने घरों के आसपास जहाँ पर कि पेड़ लगे हुए हैं, या वो लोग अपने गमलों में पेड़ लगाते हैं, और उनके यहाँ पर अगर हम इस प्रकार के घोंसले टंगवा दें तो निश्चित जी रूप से इनकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अवेयरनेस की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि एक सर तो क्या, आपने एक तो यह है कि हमारा एक वो बनता जा रहा है कि खाने का, अन्न का एक भी दाना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उस सिद्धांत को लेते हैं तो हमारे पशु पक्षी रह ही नहीं सकते। तो बड़े जानवर हैं, उनके लिए तो पालन करने के लिए विधिवत हम खाना देते हैं, लेकिन इनके लिए विधिवत तो खाना दे नहीं सकते। लेकिन हम दाना डाल सकते हैं कि ये उसके तरफ आकर्षित हों, और आकर्षित होने के पश्चात जो हमने उनके पास घास वगैरह डाल दी है उससे ये अपना घोंसला बना सकें, या आर्टिफिशियल घोंसला हमने टांग दिया है, या छोटी छोटी मटकियां टांग दी हैं और मटकी के अंदर एक छेद कर दिया है और उसमें घास रख दी है और उस मटकी को टांग दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली उस घास को देख करके अपने आप उस छेद के अंदर पहुंच जाएंगे, और अपना जो दाना पानी कहीं भी मिलता है नीचे पड़ा हुआ है उस सब के लिए ये अपने ले सकती हैं। और सिर्फ ले ही नहीं सकती, बल्कि उससे हमारे पूरे वातावरण के लिए भी एक आनंद प्रस्तुत करती हैं, और एक दूसरे से दूसरे घरों के अंदर उनका आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही सूचनाएं दी और इतनी बढ़िया बातें बताई। मैं आपको मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन 60 साल का अनुभव मेरा भी है जो बड़ा विचित्र है। सबसे पहले तो अपना लेटेस्ट है कोविड-19 जब हुआ और पहला लॉकडाउन हुआ, तो पहली बार हमारे 2 साल और 3 साल के ग्रैंडसन लोगों ने ये चिड़िया देखी। और देखिए इतनी अच्छी आवाज, मोर की आवाज सब आने लगी थी, तो उनको वो शांत वातावरण चाहिए जब रेल और हवाई जहाज सब रुक गए थे। और उससे पहले जो हम 60 साल पहले बताएं, बल्कि हमने तो त्रेता युग वाली बात कही, जिससे मैंने कहा कि रामचंद्र जी कौवा को पुप दिखाते थे। एक हमारी लोकगीत है जिसकी हमें 2 लाइन याद आ गई हैं, जो द्वापर में होता था। वो ये था, चू 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 करें चिड़ैया, जागो मेरे कृष्ण कन्हैया, हुआ अब तो भोर है, गौरी गैया का बछड़ा खूंटा रहा तोड़ है। बड़ा अच्छे से लोग गीत आता था। तो वो जो आपने कहा ना प्रातः काल और चिड़ियों की आवाज, चू 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 करें चिड़ैया, जागो मेरे कृष्ण कन्हैया, हुआ अब तो भोर है, गौरी गैया का बछड़ा खूंटा रहा छोड़ रहे। और दूसरी चीज, 60 साल पहले मैंने क्या कहा, पहले 1 या 2 मंजिल मकान होते थे और घरों में निश्चित रूप से ऊपर की साइड में टीन शेड होती थी। टीन के पटान के लिए जो नीचे एंगल लगाए जाते थे, उन एंगल में मेरा आंख का देखा हुआ है, वहां इसी चैत के ऋतु में सूखी हुई नीम की टहनियां चोंच में दबा के 10-10, 5-5, 2-2, 3 ला के, मतलब हम हर दिन उसमें विकास कार्य देखते थे। और चौथे पांचवें दिन फर्स्ट क्लास एक बन जाता था घोंसला, जो विश्वकर्मा नहीं बना सकते, इतना बढ़िया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो चिड़िया चिरोटा दोनों आते थे, और उसमें काली जिसकी गर्दन होती उसको बाबूजी पिताजी बताते थे ये चिरोटा है, मेल है, और गोरी वाली चिड़िया होती थी। और ये अंडे देते थे, फिर आके वो चिड़िया अंडे सेती थी और अंडे निकल आते थे बच्चे में, छोटे छोटे बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन देने के बाद उड़ा ले जाती थी जब बड़े हो जाते थे। और इसके अलावा वही नहीं, एक गुलगुलिया भी होती थी, पड़पुड़िया गुलगुलिया बोलते थे, आप समझ रहे होंगे भाषा, वो भी खूब आती थी। वो सब जमाना हम लोगों का तो आंख का देखा हुआ है, बचपन उन्हीं में बीता। और अच्छा लगा, आपने बात बहुत बढ़िया बातें बताई। तो ये बहुत ही अच्छा करते थे। और कृष्ण जी तक के को टाइम, आमंत्रित करें सर, जी 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 सैकत जी, बसु जी को आमंत्रित करें। स्वागत स्वागत। मैं आदरणीय सैकत बसु जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सैकत जी नमस्कार। डॉक्टर सैकत कुमार बसु, वेलकम वेलकम वेलकम। यस, थैंक यू वेरी मच। आज तो अग्निहोत्री जी गजब कर दिए, सॉन्ग्स भी डाल दिए उसका, भजन के तरफ से जैसे सुंदर, मतलब कल्चर के साथ
नेचर को जुड़ दिए, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने लगा। बहुत बड़ी वेरी वेरी नाइसली इन्होंने डन। बहुत बड़ी सीट बिठाया हुआ है, बहुत बड़ी सीट बिठाया हुआ है। विषय आता हो चाहे ना आता हो, ऐसा इंक्लूजन हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है जी। Very, very nice. स्वागत है। Very, very, very nice. Thank you very much. Without taking much time, let me just go into the crux of this problem. So today is the World Sparrow Day, and not many people know about this. That this initiative was started from India, an NGO, and their individual who started first looking into the fact that the number of sparrows in various metros and other towns and cities in India are dropping in a significant number. They were the one that they first proposed this as a World Sparrow Day to put out as an advertisement or a monumental movement in which they could cater to the loss of the sparrows, which are a very, which has been a part of our childhood, which has been a part of our tradition and culture, both in the rural and urban areas. But if you look into sparrows, particularly the domestic sparrow species that we are talking about, it is mostly associated with the urban. They have been mostly associated with the urban areas. If you go into the rural areas of India, you will find that the sparrows that you see there is predominantly a different species. They are called field sparrow. They are not domestic sparrow, and they are associated with, wherever people are harvesting the grains and agricultural activities are being done. Their numbers have also gone down as it is case of other birds. But when we talk about the World Sparrow Day, we are mostly talking about this urban sparrow friend that we have all grown up to be very fortunate, but our children, our next generation, not being able to see them as much. The World Sparrow Day is not only an iconic day just for to highlighting the loss of a particular species called our urban development, but it is also a reflection of other species that used to be a part of our natural ecosystem, but we do not find them anymore. So if you are if you are living in any cities of India, if you look in and around you, you will find that the common crow, the common Indian crow, is a predominant bird because they have become very urbanized. They have changed their lifestyles, they have changed their behavior as and how our lifestyles have changed, and they have become very successful. The other bird is feral pigeons. The feral rock pigeons, if you'd see that, they are very predominant in any cities around the world. In colder climates, in hotter climates, warmer climates, they have become very, very successful. If you are in places like Rajasthan, Gujarat, or Delhi and parts of North India, you are fortunate to see a lot of ringneck parakeets and peafowls like the Indian peacock and stuff. You won't see that in other parts of India. But the most common bird that you will see is the common myna and dove. These are very urbanized and they have become very successful. The other species that are coming out and are showing adaptation to the changes in our lifestyle and this how the city pattern is changing is the ringneck parakeet. They are also becoming very predominant and successful. But unfortunately, the sparrow, which was one of the most dominant bird at one point of time, the small, harmless, dominant bird with which we grew up, has been vanishing very fast. They were not vanishing very fast only from the cities in India. They have been vanishing fast. This is a global trend. A domestic sparrow has been vanishing up from a large number of species age around the world in various major parts. And one of the reason for them is that there is no dearth of food supply in cities other than during the pandemic period when all the stationery shops and everything was closed, when the urban food and decomposed materials were not so easily available. So this was a time when people who studied crows, they found that a lot of crows migrated from the cities to the rural areas because the food sources in the rural areas were predominant compared to in the city areas, because all the restaurants, all the garbage sites and stuff were much producing much less garbage as everything was closed down. So birds follow a trend and a pattern. Wherever they will find food, wherever there will be opportunity for them to breed high, wherever they can forage, they will move. This is a characteristic of every animal, whether it's a microbe, whether it's a virus, whether it's an animal, whether it's a bird, whether it's an invertebrate or it's an vertebrate. So sparrows followed the same trend. The biggest challenge that the sparrows faced around the city was the transition of our living pattern. Most people think that sparrows
sparrows live in trees, it's a very wrong conception. Sparrows do not live in trees. At least the domestic sparrow, the field sparrows lives in somehow in and around the vegetation, but domestic sparrow mostly live in close association with humans. As Agnihotri ji was saying, that if you look into the asbestos under your asbestos shade, under your balcony and everywhere, wherever they could find a small hole there that they can grow and creep in, they will find shelter there. Same like pigeons. If you look into our feral pigeons, I'm not talking about the harialis or all kinds of green pigeons or the wild pigeons, but I'm talking about the feral pigeons. They do not nest in trees. They usually nest in areas where there is human habitation, your building, part of an abandoned building, part of areas, old unused buildings, and those kind of stuff. So there are some species of birds which are very closely associated with human development. Feral pigeons have adapted very well, and their numbers have increased, and in many countries including India, they are now a very serious pest. Pigeons are causing so much trouble with rates of refrigeration and damaging and pooping in areas that many people are putting preventive measures to, so that they do not come and visit you, because many of the areas they have turned into pest. Same like peacock. It's a national bird of India, but in many states of India, various states governments have requested and asked for permission from the central government that if they could consider peacock, or the blue peafowl as we call in technical term, to be considered as a pest or a vermin, because they have been damaging crops as their numbers have increased in an unprecedented way. So, but coming back to sparrow, one of the biggest change that the sparrow faced was the breakage of our nuclear family. As we used to live in our joint families, we used to live in 1 or 2 storied houses. They had ventilators, they had those shades that we are talking about, and sparrows used to nest them in large numbers. They have been always associated with human constructions. They do not live in trees. During the daytime, while they're looking for fruits and looking for vegetation, looking for insects, they move from one tree to another, but their nesting sites are always human constructive sites. But as we move from into nuclear families, and we moved into multi-storied buildings or flats, as we call big apartment complexes, the construction of the houses changed completely. There was no longer those ventilators were needed. Those old construction sites where asbestos shades and sunshades were there, they are now all concrete, and there is no creeping holes where the sparrow can make the nest. This very change of our living pattern from 1 or 2 storied or 3 storied building to multi-storied building has been one of the very significant impact that impacted on the nesting behavior of domestic sparrow. So they do not have much spaces left where they can go and nest, and sparrows do not travel very, like many other birds will nest at the top of a coconut tree or a palm tree or the top of a building, like many falcons or raptors. They can live at an altitude of 20-30 feet above the buildings, like so that they can make nest on the high rises. Sparrows are not used to very long tall heights. They usually like within 1 story or 2 storied buildings, or even just 1 storied building. There were many sparrows nests in our young ages. When we were a child, we could even go and touch them and take out the little babies, look at them and put them back. So they are not used to that height. So as soon as our city underwent this massive transformation of multi-storied building or flat system, the sparrows' habitat or the living space for them were destroyed. So this resulted in 3 impacts. They didn't have a place to make their nest. So this reduced their capability or ability to produce more eggs, have raised their chicks, and raise them to adulthoods. And because they could not find suitable spots, the small spots that they could find resulted in intense competition. So many of them moved away from the city, looking into the municipal other adjoining areas or adjacent areas, or many started dying off, or we suddenly noticed that that friendly sparrow, which was a part of our ecosystem, particularly in urban areas, is gone. So whenever you throw breadcrumbs and other parts, you will see other birds coming and joining there. There was a time we didn't even see any sparrow. But the good news is the thing has changed a bit. There has been a resurgence of sparrows in not only across the world, even if in Indian cities. If you will go, you will see that in those cities where the sparrows have gone down at a considerable low level, they are slowly showing a return. And one of the impact that has helped in their return was the creation of artificial nest. In many cities, other government, non-government agencies are putting small nest boxes
boxes for these kind of birds, which are extremely dependent on human habitation, and they breed throughout the year. Other than the monsoon period, they lay eggs throughout the year. Because of these nesting sites that are made available, the number of birds has been insurging. Providing nesting box to birds is a very alien concept in India. We only provide nesting boxes to the pigeons. This was a very common part in our culture, but providing artificial nesting box for other species of birds were not very common. But this has become a big time cultural movement in India, where many NGOs and even the forest departments, in association with other NGOs, have started putting artificial nests of various kind, whether wood boxes or mud packs or those mates from earth when were heated, like our guts and all kinds of potteries that we use. Those are made of our old handis or those kind of stuff. Particularly are coming up, and many people are putting them on trees, many people are putting them on their houses, and as soon as this has been provided, there has been a resurgence of the sparrows. My research has shown that one of the very common place where you can see sparrow nesting is bus stops. If you visit a bus stop, where now we have this artificial now kind of a asbestos or semi-asbestos or artificial other wood infrastructure of bus stops that have been made, and you will see at the edge of those bus stops there are spaces, as Agnihotri was saying, and you will see that sparrows in the cities are coming and making nest in these areas in huge numbers. If you put a close observation in the bus stops, you would see the sparrows are flying in and through and coming and moving into those cracks, and they are living there. So these bus stops has become a very live place of sparrow nesting part, and has helped considerably in the number of birds and the chicks that they are being produced. So the main theme of the day is that it is essential, as we have already discussed, to provide that platform for the birds. Like we as humans, we are becoming selfish. We are only looking for our own cherished dreams, our own existence, our own constructions, and the realtor business in India, particularly the people that we call promoters, because of their close connection with the local governments, has turned out into a menace, not only in Indian cities but around the world. And these are the people who are bending the municipal laws and corporation laws, and wherever there are provisions for environmental factors to be considered in, they are paying money, they are promoting corruption, and they are doing whatever they want. And this is one of the important reasons that cities and towns across the world are having such environmental crisis, because of this real estate, because of this promoter or these building construction agencies or syndicates that have developed. So the government needs to put a control or monitoring on these. Unless they put in these kind of important efforts, not only sparrows, other species of bird like vultures are vanishing from our ecosystem. Vulture is almost close to extinction in India. All other efforts of breeding vultures and releasing them into the environment is much lesser level than what is needed. An entire species that was the cleaner for the environment is gone. Same is the greater adjutant, which was also a cleaning bird. That particular species is gone. The reason we are having so much waste collected in and around, so much mosquitoes and insects building up in and around, and is causing dengue and other, the part is that our bats, our birds are vanishing, and these are the natural biocontrol agents that used to keep their number under control. So as we are destroying the environment in various spots, knowingly or unknowingly, we are always impacting the population dynamics of these species, and this is coming back and hitting us in the form of resurgence of dengue and other areas. These are all getting increased as our civilization is impacting. Our cities are expanding legally and illegally. Shanties and slum areas are building up, water storage and stuff is happening, and as we are degrading the quality of the environment, we have no space, no open park for the birds to nest and stuff, and this is impacting the ecosystem of the cities. And this is why, if you compare the health condition of people from rural areas and urban areas in India, you will find that even in rural areas where there is poverty, where there is lack of many amenities, the general health of the individuals are much better compared to the city people who have all the amenities, live in under air condition all 24 hours of the day, and they are visiting Ayurveda acharyas one day, pediatrician one day, gynecologist the other day, mental psychiatrist and psychologist the other day, ophthalmologist the other day. So you are spending a huge amount of your money
for the doctors, and they are prospering. Whether it is Ayurveda, whether it is non-Ayurveda, doctors are prospering in the city because we are inviting diseases in our places by changing and modifying our environment. As we are hitting the life of sparrows, they are hitting back to us in other ways that it is impacting the quality of our life. Thank you very much. We greatly appreciate Ayush Samriddhi talking about the humble sparrow. We need to talk about these species that we are losing. Thank you for inviting me to this platform. It has been great. We'll look forward to similar collaboration in the future. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your so long and to the point presentation with the special consideration of the life of sparrow itself. And it is really a man-made crisis which the small, tiny sparrow is suffering. And most of the birds are also suffering. Pigeons. And when the only astrologers say that you put some grains of, say, rice or wheat, people used to provide that to a far off place near Ganges or near rivers. But to leave even a single grain, as our respected Sharma sir were telling, that is, it's again a other theory and concept not to say leave the unused grains in the thali. So overall, the thing is that we have to bring them back with the conducive environment to them. Then only it will be possible. So thank you so much, Dr. Zakatji. Yes, please, over to Professor Pansharma. Yes, sir. अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए.